कोचिंग भी मैंने की थी, जैसे थ्योरी पोर्शन और क्रिटिसिज्म पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, तो इनके लिए मैंने जीत सर का कोर्स लिया था, सिकर में है वो। और इसके अलावा कल्याणी वलत मैम को यूट्यूब पे फ़ॉलो किया। यूट्यूब पे बहुत फ्री सोर्सेज़ है लिटरेचर में। हुँ। और बाकी जिससे हमारा इंटरव्यू एक ग्रुप बन गया था। जब रिटन के एग्ज़ाम हमें पता चल गए थे, उसके बाद करीबन 21 लोगों का था वो ग्रुप, और उसमें से 18 लोग सेलेक्ट हुए। राजस्थान से काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि अर्पिता करवा है, विनीत पांडे है, तो इन सबको भी फ़ॉलो किया है। एक लिंग्वा फ्रैंका के एसके शर्मा सर हैं, तो उनको भी फ़ॉलो किया। थी जैसे कि मैं अपनी दादी से भी बात कर रही हूँ, तो मैं उनको पूरा सुना रही हूँ कि है ना, ये तो वो भी मुझे बता रहे हैं कि हाँ, लोक देवताओं की स्टोरी वगैरह उनको बहुत नॉलेज होता है इन चीज़ों का। और जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, अभी जैसे बाड़मेरी प्रिंट हुआ या कुछ और हुआ, तो इन सब के बारे में वो बताते रहते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें मुझे क्यों नहीं पता थी। थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि ये सीबीएसई का डीमेरिट था कि हमने हमारी संस्कृति को नहीं जाना, और इन सब चीज़ों को मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। कि सबसे मेन सोर्स कल्याणी वलत मैम थे, क्योंकि उनका जो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत यूज़फुल है। उसमें मैम हर रोज़ एमसीक्यूज़ डालती है, हर रोज़ कोई ना कोई प्रेज़ेंटेशन या कुछ ऐसा होता है, तो आप उन्हें पढ़ते रहते हो, तो जुड़े हुए रहते हो उससे, लिटरेचर से। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वो मैंने अपनी मोटिवेशन के लिए लगाया हुआ था कि वुड्स या फॉरेस्ट या जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रोमिसेस है, कुछ वादे हैं जिन्हें पूरा करना है, उससे पहले नींद नहीं लेनी, उससे पहले आराम नहीं लेना। थर्ड पेपर के लिए मैंने यूट्यूब पे ही मेन फ़ोकस किया, लेकिन मेरे पास नोट्स सबके थे, जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड है तो उनके भी नोट्स थे, जेगू क्लासेस है तो उनके भी नोट्स थे, और खुद ने भी थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए। और लेकिन प्रिपरेशन सारी ऐसे ऑनलाइन, राजवीर सर को फ़ॉलो करा जाता है हिस्ट्री के अंदर, और करंट अफ़ेयर्स में विकास सर को। 10वीं कक्षा में अच्छे प्रतिशत आते ही अक्सर पहला चुनाव साइंस का ही होता है और हमारे मेहमान मनस्वेता राठौड़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। 12वीं साइंस मैथ से की, आईआईटी के लिए प्रयास भी किया, लेकिन मंजिल कुछ और थी। बचपन से ही साहित्य अपनी ओर आकर्षित करता रहा। आखिरकार मन की सुनी और आईआईटी की दौड़ को पीछे छोड़ साहित्य की दुनिया को अपना सफर बना लिया। बीए के बाद इंग्लिश में एमए किया और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को साकार करने में जुट गए। पूरी तैयारी के साथ 2023 भर्ती की परीक्षा दी और 31वीं रैंक हासिल कर बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम मनस्वेता से जानेंगे कि इंग्लिश प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी जरूरी है और किन किताबों से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। मनस्वेता, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने इंग्लिश के, हाँ सर। रैंक आई है 31। आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? जब मैं अपनी मास्टर्स करी थी इंग्लिश लिटरेचर में 2021 में, तब मैंने सोचा था कि मुझे इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उस टाइम मैंने अपना पहला नेट अटेम्प्ट दिया था, और सेकंड में मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था विद 98 परसेंटाइल। और उसके बाद में मुझे था कि हाँ, बस इसी एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत करनी है, और मतलब यही मेरा हमेशा से, इसी में मुझे इंटरेस्ट था, लिटरेचर में। एमए 2022 में हुई? नहीं, 2021 में मेरे एग्ज़ाम्स थे, कोरोना टाइम था तो थोड़ा लेट हुए थे। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या 2021 वाला एग्जाम दिया था? नहीं, उस टाइम ऐसा था, जब ये एग्ज़ाम हो रहा था उसी टाइम मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, और ना ही मेरे पास नेट की या कोई क्वालिफ़िकेशंस थी, तो इसके बाद में ही मैं क्वालिफ़ाइड हुई देने के लिए। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ सर। कैसा फील कर रही बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? सपना पूरा होने जैसा ही है ये, क्योंकि मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का शौक था। मेरे दादू साहब हमेशा पढ़ते रहते थे, हुँ। तो उन्हें देखकर ये था कि लिटरेचर में इंटरेस्ट था, और फिर मुझे लगा कि मैं अपने जो पैशन है या इंटरेस्ट है उसी को प्रोफ़ेशन में बदलूँगी, तो इसमें खुद को भी सैटिस्फैक्शन मिलेगा और अपना बेस्ट भी दे सकूँगी। एजुकेशन कहाँ हुई है आपकी? मेरी एजुकेशन बीकानेर से ही हुई है, सोफिया स्कूल से स्कूलिंग हुई है, और फिर मैंने अपना कॉलेज ग्रेजुएशन महारानी सुदर्शना कॉलेज से ही किया है, हुँ। और मैंने अपनी मास्टर्स वीएमओयू से की है। अच्छा, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से। जी सर। सब्जेक्ट क्या था आपके पास 11th में? 11th तक तो मेरे पास साइंस मैथ्स था। हुँ। और उसके बाद में मुझे मैथ्स और लिटरेचर दोनों में हमेशा से इंटरेस्ट था।
फिर ग्रेजुएशन में मेरे पास लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। 12th आपने मैथ से करी, बिल्कुल, पीसीएम। आपको इंजीनियर बनना था? उस टाइम ऐसे था कि हाँ, इसमें अच्छा है तो आईआईटी देना है। फिर आईआईटी के लिए एक बार मैंने सोचा भी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, वहाँ उस टाइम भी मैंने 11th-12th में आई थिंक नॉवेल्स सबसे ज़्यादा पढ़ी है। जब अच्छा। मैं फिर मुझे लगा कि हाँ, ये फ़ील्ड मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तो फिर आपने आईआईटी के लिए एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, एंट्रेंस नहीं, टेस्ट? एंट्रेंस टेस्ट तो दिया था मैंने बिल्कुल। हुँ, और उसके अंदर क्वालीफाई नहीं किया था मैंने, बट मैं काफ़ी पास थी, ड्रॉप मैंने नहीं लिया। फिर सीधा आपने ग्रेजुएशन किया बिल्कुल। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, उसके बाद में जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तब आपको ये नहीं हुआ कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए? बिल्कुल, ऐसा मेरे ख़्याल से कोई होता ही नहीं भारत में जिसके पेरेंट्स ना बोले कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ील्ड में जाओ। तो कहीं न कहीं मुझे भी था, मैंने उसका भी देखा क्या फ़ॉर्मेट है, क्या है, और सोचा एक बार, लेकिन ये था कि मैं फिर भी ऐसा था कि नॉवेल्स हमेशा से मेरे को इतना शौक था, तो मेरा आधा टाइम वहीं जाता था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी मैं दे सकती हूँ, पर शायद इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, तो मैं हमेशा अपना बेस्ट इस फ़ील्ड में दे पाऊँगी। तो उस तरफ ध्यान गया ही नहीं। नहीं, एसएससी का एक बार सोचा, वो भी फिर मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी दूर पोस्टिंग्स आती है, और तो क्या मैं कर पाऊँगी? और फिर मुझे लगा कि अगर मैं अपना इंटरेस्ट फ़ॉलो करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीएड की आपने? हाँ, मैंने बीएड की थी। तो फर्स्ट ग्रेड का दिया था आपने? फर्स्ट ग्रेड का मैंने फ़ॉर्म फिल किया था और सोचा था मैं प्रिपरेशन करूँगी, और पर मेरी इतनी अच्छी राजस्थान मेरे डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग सीबीएसई से हुई हुई है। हुँ, तो राजस्थान फर्स्ट टाइम पढ़ना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, और फिर जब इस एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देना होगा। और फिर राजस्थान पढ़ने के बाद उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा, क्योंकि हम हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को और इतिहास को जान रहे हैं, तो अच्छा लगा। तो फिर वो दिया नहीं। वो दिया तो था मैंने, पर उसके अंदर भी सीरियस प्रिपरेशन के साथ में नहीं दिया। तो सीरियस प्रिपरेशन इसी एग्ज़ाम के असिस्टेंट लिए। प्रोफेसर के लिए। हाँ, उस टाइम मैं दोनों चीज़ें कर रही थी जगल, मतलब एक तरफ था कि नेट देना है, नेट के लिए अच्छे से करो, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट जो 2021 में मास्टर्स के साथ था, तो उसमें मेरे 95 परसेंटाइल आए थे और कट ऑफ 96 थी। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में था कि हाँ, फिर से पढ़ो लिटरेचर और जो भी है, और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, और ये सब करते हुए मैं 2022 में ये भी कर रही थी और फर्स्ट ग्रेड भी कर रही थी, पर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा वहाँ था। इसकी तैयारी आपने कैसे की? इसकी तैयारी मेरी मोस्टली प्रिपरेशन ऑनलाइन हुई है। हुँ, तो जैसे हम नेट के लिए जब कर रहे होते हैं, तो कुछ बेस तो तभी बन जाता है। तो उस टाइम मैंने जो भी, जैसे विलियम जेलोंग या जो रूटलेज, जो भी इम्पोर्टेंट हमारी जो मेन बुक्स होती है, उस टाइम इनको पढ़ना शुरू किया, और स्पेशली क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश की कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है। पीवाईक्यूज़ पे मेरा हमेशा सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहता है, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि हाँ, मुझे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और फिर इस एग्ज़ाम के लिए राजस्थान, ये एग्ज़ाम 50 मार्क्स उसमें राजस्थान के होते हैं और 150 आपके सब्जेक्ट के होते हैं। बट मेरी जो टाइम था वो ऐसा था कि आधा टाइम राजस्थान को और आधा टाइम लिटरेचर को। बराबर टाइम दिया आपने, क्योंकि दोनों में? मुझे पता था हुँ, वो मैं कर सकती हूँ, उसमें कहीं न कहीं मेरा पुराना नॉलेज या और भी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करेगी, और यहाँ मुझे पता था मैं एक बिगिनर हूँ, और तो जैसे कि ये त्योहार और सब याद करने, तो ये एक बहुत ही अच्छी-सी जर्नी थी। इसमें मेरे दादी सर के साथ में मैं डिस्कस करती रहती थी, उनको सुनाती रहती थी लोक देवता और वगैरह। तो एक इंटरेस्ट के साथ में मैंने राजस्थान पढ़ा, और वो मेरे लिए फ्रूटफुल भी रहा क्योंकि मैंने अच्छा स्कोर किया। थर्ड पेपर में। हाँ, थर्ड पेपर में। क्या स्कोर था थर्ड पेपर मेरा का? 27 से 29 के बीच में था। बहुत अच्छे नंबर है। हाँ। इंग्लिश वालों के तो इतने नंबर आना बड़ी बात होती है हाँ, वैसे। मैं खुद बहुत सरप्राइज़ थी, और हुँ, पर ये स्ट्रैटेजी देखा मैंने कि हाँ, करंट अफ़ेयर जैसे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, वहाँ से क्वेश्चन्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैं खुद से करंट अफ़ेयर्स बनाऊँ, जैसे स्पोर्ट्स से मुझे लगा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो पूरे स्पोर्ट्स जो भी रिसेंट हुए, या फिर कोई लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहे हैं अवार्ड्स, तो उनके अलग करंट अफ़ेयर बनाना, तो इन चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया। और सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? सब्जेक्ट में मेरे 45-55, जैसे फर्स्ट पेपर जो था वो थोड़ा ईज़ियर आया था, और लेकिन वो मेरा अच्छा नहीं हुआ। उसमें ऐसे मैंने देखा कि ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और ग्रामर हम, जैसे हम सीबीएसई स्कूल से होते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हाँ, ये सही लग रहा है तो यही राइट आंसर है। रूल्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा घबराई इसके अंदर, और मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आधे घंटे तक तो आप सोच सकते हो मैं आगे से क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, पीछे से देख रही हूँ। फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स होती हूँ पानी पीकर,
और फिर रिलैक्स होके मैंने एग्ज़ाम दिया, तो थोड़ा-सा अपनी जो जितना अच्छा कर सकती थी उतना अच्छा नहीं कर पाई, और सेकंड पेपर टफ़ था। तो सेकंड पेपर जब टफ़ था तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं इसके अंदर स्कोर कर लूँगी, और उसमें फिर मेरा सही स्कोर रहा, तो एवरेज स्कोर 90 बन गया, उसमें करीबन 27-29 जो भी है, तो आई थिंक मेरा 117-19 ऐसा कोई स्कोर रहा होगा। इंटरव्यू में कितने नंबर दिए होंगे आपको? मुझे आइडिया तो नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि ऑन एन मेरा इंटरव्यू एवरेज से अच्छा ही हुआ था, तो आई थिंक ऑन एन एवरेज स्कोर तो दिया ही होगा। नहीं, जैसे रैंक बनी है 31, तो हुँ, उसके हिसाब से आपको क्या आइडिया है कि कितने नंबर मिले? मुझे लगता है 14-15 मिले हो सकते हैं। फिर तो ठीक नंबर है। हाँ, क्योंकि मेरे को कट ऑफ से 4-5 नंबर ही कम थे। हुँ, रिटन में ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर था। और दूसरी बात ये है कि जो लोगों से मैंने सुना है, लोगों की रैंक्स वगैरह, तो उससे मेरा ये अनुमान है कि जो फाइनल आंसर की हमारी अभी तक आई नहीं है, तो उसमें भी आई थिंक 2 या 4 नंबर का डिफरेंस पक्का है। लोगों क्योंकि लोग जो अपना स्कोर बता रहे हैं और फिर जो अपनी रैंक बता रहे हैं, उस हिसाब से एग्ज़ैक्ट पता करना मुश्किल है। मोटा-मोटी एक आइडिया ये हो जाता बिल्कुल। है। कोचिंग ली आपने? हाँ, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, और ऑनलाइन मेरा मेन स्टडी का जो सोर्स था वो मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप था। हम लोगों ने जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग थे 4-5, तो साथ पढ़ते थे। हम लोग जो हमारी टेक्स्ट बुक्स भी होती थी, एमसीक्यूज़ भी होती थी, तो हम उनको रोज़ ऐसे 1-1 घंटे टॉपिक वाइज़ डिवाइड करके उसे करते थे साथ में। तो हुँ, एक रेगुलैरिटी बनी रही, एक कंसिस्टेंसी। और कोचिंग भी मैंने की थी, जैसे थ्योरी पोर्शन और क्रिटिसिज़्म पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, तो इनके लिए मैंने जीत सर का कोर्स लिया था, सिकर में है वो। और इसके अलावा कल्याणी वलत मैम को यूट्यूब पे फ़ॉलो किया। यूट्यूब पे बहुत फ्री सोर्सेज़ है लिटरेचर में। हुँ। आपने और यूट्यूब पर किसको फ़ॉलो किया? कल्याणी वेल्थ मैम के अलावा? कल्याणी वलत मैम के अलावा जैसे हमारे राजस्थान से काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि अर्पिता करवा है, विनीत पांडे है, तो इन सबको भी फ़ॉलो किया है। एक लिंग्वा फ्रैंका के एसके शर्मा सर हैं, तो उनको भी फ़ॉलो किया। तो और बाकी सबसे मेन सोर्स कल्याणी वलत मैम थे, क्योंकि उनका जो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत यूज़फुल है। उसमें मैम हर रोज़ एमसीक्यूज़ डालती है, हर रोज़ कोई ना कोई प्रेज़ेंटेशन या कुछ ऐसा होता है, तो आप उन्हें पढ़ते रहते हो, तो जुड़े हुए रहते हो उससे, लिटरेचर से। और थर्ड पेपर के लिए कोचिंग लिया आपने? थर्ड पेपर के लिए मैंने यूट्यूब पे ही मेन फ़ोकस किया, लेकिन मेरे पास नोट्स सबके थे, जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड है तो उनके भी नोट्स थे, जग्गू का क्लासेस है तो उनके भी नोट्स थे, और खुद ने भी थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए। और लेकिन प्रिपरेशन सारी ऐसे ऑनलाइन, राजवीर सर को फ़ॉलो करा था हिस्ट्री के अंदर, और करंट अफ़ेयर्स में विकास सर को, ऐसे ही जो भी अच्छे सोर्सेज़ मुझे लगे मैं उनको ऑनलाइन फ़ॉलो करती थी। क्योंकि सब ज़्यादातर मटेरियल हमें फ्री में मिल जाता है, तो मुझे ऐसे लगा कि टेस्ट सीरीज़ के लिए पे किया था मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपको लगता नहीं कि आपने मटेरियल खूब कलेक्ट कर लिया था? ऐसा होता है कि लोग नोट्स बनाते हैं हैंड रिटन, हुँ, और पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है, और सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो जो मेरा तरीका है उसमें मुझे ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, तो मैं जो भी मुझे नोट्स मिलते हैं उनमें कुछ अपना मटीरियल ऐड कर देती थी, उनको प्रिंट करके रखती थी अपने पास में, और पीवाईक्यूज़ या जो भी है उनसे ट्रेंड देखना मुझे ज़्यादा पसंद था, कि हाँ, ये क्वेश्चंस इस पोर्शन से आ रहे हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा इसलिए नोट्स को ज़्यादा फ़ॉलो किया कि एक रीडिंग उसकी लगा ली, सेकंड रीडिंग दूसरे नोट्स की लगा ली। एक कंसिस्टेंट नोट्स मेरे पास नहीं थे। टेस्ट सीरीज़ आपने दोनों के लिए सब्जेक्ट की और थर्ड पेपर दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़? बिल्कुल। वो किसकी थी? टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने जग्गू का क्लासेस के पीवाईक्यूज़, उनके जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनसे खुद भी टेस्ट दिया, हुँ, और एक कोई बुक भी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स थे सारे इसी के, और लास्ट के अंदर आंसर शीट्स थी। तो मैं खुद अपना टाइमर लगा के बैठती थी जब मुझे सही लगता था मॉर्निंग में, कि हाँ, अब ये देना है टाइम, उसी एकदम डीएल की तरह। उसमें रैंक आती थी? नहीं, उसमें रैंक नहीं आती थी, उसमें मुझे था कि मैं अपना स्कोर एनालाइज़ कर लेती थी। हुँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया तो मेरा 15-18 इतना ही स्कोर बनता था। फिर आगे दिया तो ऐसा था कि 20-25 आगे भी मेरा स्कोर पहुँच रहा था। तो उससे मैं अपने आप को इवैल्यूएशन हो जाता था। खुद टाइमिंग लगाते, खुद बैठते और हुँ, ईमानदारी से टेस्ट सीरीज़ देते। बिल्कुल। अच्छा, मॉक इंटरव्यू दिया आपने? जी, हुँ, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का मॉक इंटरव्यू दिया था, एक शिखर इंस्टीट्यूट का भी दिया था, और राजस्थान इंस्टीट्यूट मेरा फर्स्ट मॉक था, और मैं कह सकती हूँ वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। जैसे वहाँ के जो एचओडी हैं दीपा मैम, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया था। तो उनके उसके बाद में एक ऐसे लगा कि हाँ, एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, और सही में कुछ अच्छा करना है हमें। तो हुँ। ये इंस्पिरेशन वहाँ से मिली। अच्छा, इसके अलावा कहीं मॉक और दिया आपने? इसके अलावा मैंने ऑनलाइन मॉक दिया था एक लिंग्वा फ्रैंका का।
हम्म, और बाकी जिससे हमारा इंटरव्यू एक ग्रुप बन गया था। जब रिटन के एग्ज़ाम हमें पता चल गए थे, उसके बाद करीबन 21 लोगों का था वो ग्रुप, और उसमें से 18 लोग सेलेक्ट हुए। अच्छा। और उसके अंदर जो लोग थे वो इतने सीनियर लोग थे, लाइक जिन्होंने 15-15 साल बाद अपनी पढ़ाई वापस से कंटिन्यू करके, जब उनके बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद में वो मैम अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, ज्योति मैम, दिव्य ज्योति मैम, काफ़ी लोग थे। तो उन लोगों से इतना इंस्पिरेशन मिला मुझे, सिर्फ़ इस पढ़ाई के लिए ही नहीं, ऐसे लाइफ़ में भी मिला, कि उनकी मेहनत को देखकर, उनकी सिंसेरिटी को देख के, और उन्होंने भी बहुत ऐसे गाइड किया कि हाँ, ये इम्प्रूव करो, और 21 में से 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल। तो बहुत बड़ा बहुत रेशियो है ये। बड़ा। उसमें से काफ़ी अच्छे रैंकर्स भी हैं, जिनकी अच्छी रैंक्स भी आई है। तो इस ग्रुप का आपको इंटरव्यू में फायदा मिला। बहुत। उनसे सीखा मैंने कैसे बोलना है, कैसे हमें किसी क्वेश्चन को टैकल करना है, तो ये सब चीज़ें सीखने का मौका मिला। बोर्ड किसका था आपका? मेरा बोर्ड केसरी सर का था। हम्म, तो जैसे ही मैं सोच रही थी कि फर्स्ट नंबर मेरा ही था, वहाँ पे मैं गई ना, तो फर्स्ट नंबर मुझे ऐसा लगा किसका बोर्ड होगा, तो यही सोच रही थी मैं, फिर इतने में मैं गई, मैंने देखा केसरी सर का बोर्ड है, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो भी मैं तैयारी करके आई हूँ उसे भूल जाओ। हम्म, सर कुछ भी वो नहीं पूछेंगे कि आपका क्या फ़ेवरेट टॉपिक है या फिर क्या है, तो उन्होंने ऐसे डायरेक्टली पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा, आपकी पढ़ाई बीकानेर से हुई है, तो बीकानेर कब एस्टैब्लिश हुआ, आप ये बताओ। तो मैंने ऐसे बताया 1545। तो वो लोग ऐसे आपको जज कर रहे होते हैं, वो ऐसे शो नहीं कर रहे होते कि आपका आंसर राइट है। तो मुझे लगा कहीं इन्हें मुझ पे डाउट तो नहीं है, तो मैं अपने आंसर को एक्सटेंड करती गई। तो थोड़ा कह सकती हूँ कि सब ऐसे बोलते हैं लिमिटेड बोलो, कम बोलो, ताकि आपसे आगे के क्वेश्चंस ना पूछे जा सके। पर मुझे जो ओरिजिनैलिटी है वही वहाँ जाके हुआ। तो मैंने ऐसे बता दिया, दादो सर से मैंने एक मुहावरा सुना हुआ था, 1595 सुद बैसाख समेत, थावर बीच थरप्यो बीका बीकानेर। हम्म, तो फिर वहाँ से पूरा वो आ गया कि है ना, अच्छा, तो ये आप विक्रमी संवत का ईयर, मैंने पूछा ये विक्रमी संवत का ईयर है, और वैसे 1488 है। तो फिर सारा इंटरव्यू वहाँ गया, विक्रमी संवत कितने डिफरेंस है, जो भी आप आंसर देते हो वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये किसके नाम पे है, मतलब विक्रमादित्य के नाम पे है। फिर ऐसे थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे पूछा, इतना ही, और उसके बाद सीधा बोर्ड पे भेज दिया। आई थिंक मुझे 3 बार बोर्ड पे भेजा होगा। अच्छा। जाते ही बोला कि आप हम्म, पोस्ट कॉलोनियल लिखो, विद हाइफ़न, विदाउट हाइफ़न, उसको एक्सप्लेन करो, और उसके बाद में उन्होंने उनको दे दिया जो एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट थे। थे। और मेरे साथ ये था कि जो मेरे एक्सपर्ट्स थे वो ग्रामर और फ़ोनेटिक्स दोनों के एक्सपर्ट थे। तो ग्रामर में भी उन्होंने काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि आर्टिकल्स डिटर्मिनर की फैमिली से अलग क्यों हुआ, कब हुआ, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस। फिर वो फ़ोनेटिक्स में भी आ गए थे कि थोड़े बहुत ये डिप्थोंग्स और जो होते हैं मोनोसिलेबल्स। तो ये थोड़ा बहुत मुझे बेसिक आइडिया था, पर ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि लिंग्विस्टिक मेरा ऑप्शनल नहीं था, मेरा ऑप्शनल अमेरिकन लिटरेचर था। तो ये चीज़ें फिर मैंने सर को वहाँ काफ़ी पोलाइटली बोल दिया कुछ आंसर्स देने के बाद में, कि सर, मेरे को लिंग्विस्टिक्स या फ़ोनेटिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ, मैं इसके लिए आगे ज़रूर पढ़ूँगी। तो आप ऐसे करके उन्हें ये भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन्स वो लिटरेचर से पूछने लग गए। अच्छा, विदाउट सब्जेक्ट सवाल पूछे उन्होंने विदाउट सब्जेक्ट तो उन्होंने बीकानेर के अलावा? हाँ, नहीं, इसके अलावा जनरली उसी से बेस्ड था, हम्म, लिटरेचर बेस्ड ही था, और थोड़ा बहुत उसमें ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी थे। जैसे कि फ़ोनेटिक्स वाले सर पूछ रहे थे कि हमारे लिए मुश्किल होता है इंग्लिश को प्रोनाउंस करना, कई शब्दों को और भी ज़्यादा, तो ऐसा क्यों होता है, और ये सब क्वेश्चंस उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे इंग्लिश में ही। तो उसका भी मैंने यही जैसे आंसर दिया कि जैसे उसमें भी अपनी जो नेटिव एकदम ओरिजिनैलिटी से आंसर दिया, कि जैसे हम मारवाड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे अड़े की साउंड होती है और वगैरह, तो वो बाकी एक इंग्लिश नेटिव स्पीकर नहीं बोल पाएगा। तो इस तरह से, और थोड़ा मदर टंग का, और इस पे का थोड़ा डिस्कशन हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये सब क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे कि आप पढ़ा पाओगे, कैसे पढ़ाओगे, और ये सब क्यों बनना चाहते हो? थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस थे, बट ज़्यादा सब्जेक्ट पे। अच्छा, इंटरव्यू कंप्लीट इंग्लिश में चला या बीच-बीच में हिंदी भी आई? मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही चला था कंप्लीट मोस्टली। इंग्लिश में। हाँ, हम्म, ऐसे होता है कि अगर आप इंग्लिश में ही आंसर दे रहे होते हो, तो फिर वो आप स्विच नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कोई बाय चांस कर लें तो किसी नॉर्मल टॉपिक पे तो अलग है, और अगर आप हिंदी में थोड़ा बहुत मिक्स करके बोल रहे होते हो, तो वो आपसे फिर मिक्स में ही पूछ रहे होते हैं। अच्छा, एक बच्चा है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे मैं जवाब हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं, हुँ। तो क्या करे? अगर आप लिटरेचर के हो तो मेरे ख़्याल से आपको कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में, और बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हो तो जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करो वो लैंग्वेज बोलनी चाहिए। आपका कितनी देर चला इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग आधे घंटे।
हम्म, लंबा चला। लंबा चला। तो मैं फर्स्ट थी, तो उनके पास बहुत क्वेश्चंस थे मेरे पास पूछने के लिए। और वो फ्रेश भी थे। हाँ, बिल्कुल। हम्म, आफ्टरनून सेशन था मेरा। कितने सवाल हो गए होंगे? एकदम तो ऐसे आइडिया नहीं है, बट ऐसे जो भी मैं आंसर दे रही थी उन्हीं से नेक्स्ट क्वेश्चंस बन रहे थे, 25-30 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सॉरी बोला आपने हाँ, मैंने एक आधी बार सॉरी भी बोला है। पूरे जैसे 30 वहाँ मिनट में? हाँ, मैंने जैसे उन्होंने जब फ़ोनेटिक्स का मुझसे पूछने लगे तब मैंने एक बार बोला, और फिर एक था जिसके अंदर मतलब कर्नल केसी सर ही थे, तो वो कोई वर्ड्स को लेके थे कि आप है ना शब्दों के ज्ञाता हैं, तो आप हमें लाइक आपका इंटरव्यू पैनल को लेके क्या आपकी धारणाएँ थी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और इनसे रिलेटेड आप है ना हमें वर्ड्स बताओ, पैनल से रिलेटेड। तो मैंने ऐसे कुछ शब्द बताए, वो बोलते नहीं और अच्छे वर्ड्स बताओ। जैसे कि आपने एक बुक सुनी होगी, वर्ड पावर मेड ईज़ी, जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं वोकैब के लिए, तो है ना उससे आप कोई अच्छे शब्द बताओ। तो मैंने ऐसे कई बताए, फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने कहा सर मुझे अभी प्रेज़ेंटली सॉरी सर मुझे प्रेज़ेंटली अभी इतने ही याद आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओके। अच्छा, आपने कहा कि जैसे मैं अंदर घुसी मुझे पता चला कि केसरी सर हुँ, का बोर्ड है। हुँ। तो ये भूल जाओ कि आप जो याद करके गए हो, वो कुछ नहीं पूछे। हाँ, मैंने बहुत प्रिपेयर किया था अपना टॉपिक, विक्टोरियन एज से 2 पोएम्स, मेरा ऑप्शनल से अमेरिकन में 2 पोएम्स, बट मुझे पता था क्योंकि जहाँ तक अभी मैंने सुना था कि सर रैंडम पूछते हैं। हुँ, आयुब खान और जो कर्नल केसी सर का बोर्ड है, वो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी फ़ेवरेट एज क्या है, इसमें से आपका राइटर क्या है, आप क्या तैयारी करके आए हो वो बता दो, तो वो ऐसा कम पूछते हैं। अच्छा, आप पहले पता करते हो कि कौन-सा बोर्ड क्या पूछता है, उस हिसाब से तैयारी करते हो। बिल्कुल, ये क्योंकि हर बच्चा करता है ऐसा? हर बच्चा ऐसा करता है, क्योंकि हमें पता चल रहा होता है, इतने लोगों से हम जुड़े हुए होते हैं, हुँ, तो वो भी बता रहे होते हैं कैसा गया उनका इंटरव्यू, क्या उनकी कमी रही और कौन से बोर्ड लीनिएंट लगे उन्हें। बच्चे बता देते हैं पूरे? हाँ। ऐसा नहीं देखता कि यदि मैंने बता दिया तो कहीं मेरी जगह ये नहीं ले ले, ऐसा नहीं होता? ऐसा बिल्कुल होता है, काफ़ी लोग नहीं बताते हैं। मैंने ये बात नोटिस की थी, स्पेशली मेरे जो पीएचडी वाले कई ऐसे थे जिनसे पूछा, तो उन्होंने थोड़ा-सा ऐसे इग्नोर सा मारा कि नहीं बस वही नॉर्मल क्वेश्चन्स पूछे। लेकिन जो मेरा ग्रुप था, जो इंटरव्यू वाला, वो लोग एक आप सोचोगे नहीं ऐसे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिन ऐसा लगता है कि लाइफ़ में हमेशा इनकी गाइडेंस रहे। क्योंकि वो एज़ अ पर्सन भी बहुत अच्छे थे और उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा। जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ उसके नेक्स्ट डे मैंने बताया सबको कि हाँ, मुझसे क्या पूछा, क्या कमी रही। तो वो हमारा एक एकदम फैमिली जैसा-सा ग्रुप बन गया था, जिसमें सब एक-दूसरे को मोटिवेट करते थे। और हुँ, ऐसा था कि हम सब सिलेक्शन लेंगे, हमारा पहले से ये था। अच्छा ये टारगेट था हाँ, और कि सिलेक्शन आपने ऑलमोस्ट सारों ने ले लिया? ऑलमोस्ट यही पॉज़िटिविटी का बहुत बड़ा असर होता है, वरना ऐसे सोचते हैं कि हम इनसे मटीरियल ना शेयर करें, इनको हमसे कुछ ज़्यादा पता चल जाएगा। पर ऐसा होता है कि जब हम सेम मटीरियल को अगर ज़्यादा लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वो उसमें कोई दूसरा पर्सपेक्टिव बता सकते हैं, उसके अंदर उसे एक नया नज़रिया, एक नए तरीके से बता सकते हैं। तो वो आप कह सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहा। एक बच्चों का सवाल होता है वो मैं आपसे कर लेता हूँ। हुँ, बच्चे पूछते हैं कि बुक लिस्ट ज़रूर पूछो। तो बिल्कुल। आप तो सब्जेक्ट वाइज़ कंप्लीट बुक लिस्ट बता दो जो आपने पढ़ी हो। तो बुक लिस्ट ऐसा है कि मैंने जैसे आप टॉक विद बीएमआर फेमस है, हम इससे फॉलो करते हैं राजस्थान के रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए। जी, वैसे ही एक दिल्ली ट्रैक नॉलेज भी है। जो कि है ना नेट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बताते हैं। तो मैंने वहाँ से बुक लिस्ट निकाली थी और बाकी जो मेरे पीएचडी गाइड है और मेरे टीचर्स हैं उनसे भी पूछा। तो जैसे सबसे बेसिक बुक मैंने पहले विलियम जे लॉन्ग पढ़ी, तो मुझे एक आइडिया हो गया लिटरेचर के बारे में, ब्रिटिश लिटरेचर की कैसे मतलब लैंग्वेज डेवलप हुई इंग्लिश और ओवर द एजेस रेनेसांस, रोमांटिक यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। और फिर वहीं से रूटलेज है, रूटलेज से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्रिटिसिज़्म के लिए लोग बी प्रसाद को फ़ॉलो करते हैं, तो उससे भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन्स हैं। और जैसे थ्योरी है, तो थ्योरी में एक पीटर बैरी भी है, इसके अलावा प्रमोद के नायर भी है, तो इन बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया। ग्रामर पोर्शन के लिए जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, रैनन मार्टिन, जो कि काफ़ी पुरानी बुक है, बट अभी भी उससे क्वेश्चन्स डायरेक्टली पूछते हैं लोग। और जो ब्रिटिश पोर्शन है, उसके अंदर मैंने कल्याणी मैम की बुक्स को फ़ॉलो किया। और इसके अलावा जो थ्योरी के नोट्स हैं, वो जीत सर के नोट्स को भी काफ़ी अच्छे थे वो। तो उन सोर्स को भी यूज़ किया। और जो बाकी जैसे है इंडियन लिटरेचर, तो उसके अंदर भी मैंने जीत सर के नोट्स फ़ॉलो किए। और वो नोट्स मैंने जैसे मैं लिखने में अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने अपने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे टाइप करके, जहाँ से भी जो मटेरियल मिलता है, तो वो इंडियन के नोट्स मेरे खुद के थे। जी। और इसके अलावा जो एक वर्ल्ड लिटरेचर मतलब नॉन ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर, तो वो मेरी जो मास्टर्स की बुक्स थी, उनसे भी मैंने यूज़ लिया। और एक
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, भीम सिंह दहिया नाम से एक प्रोफ़ेसर है, तो उनके भी जो ये ई-विद्या सारथी और जो मतलब गवर्नमेंट की भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इन पे उनकी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी, तो उसको भी फ़ॉलो किया। जीके के लिए आपने अलग-अलग वो नोट्स मँगाए या किसी राइटर को विशेष प्रेफ़रेंस दी? मैंने नोट्स पहले सबके फ़ॉलो किए, स्प्रिंग बोर्ड है, जगुआ क्लासेस, फिर मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी। खुद ही? हाँ, जिसके अंदर एक पेज में लगभग सब कवर हो जाए। जैसे हुँ। कि गवर्नर है, तो उसके सारे आर्टिकल्स या जो भी उससे रिलेटेड है, जो रहे हैं, तो वो सारा एक पेज पे। फिर मैं ऐसे उनको अपने स्टिक करती रहती थी कि हाँ, 1 हफ्ते तक वो मेरी टेबल पे रहेंगे, जब तक मैं उनको अच्छे से ना याद कर लूँ, फिर उनको अंदर फ़ाइल में डालते जाओ। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे अपने। अच्छा, इस एग्ज़ाम के लिए आपने कितना समय दिया? मई में एकदम सीरियस प्रिपरेशन जो आप कहते हो, जो एक फ्रेंड्स ग्रुप बना था हमारे 5 लोगों का, तो हम वहाँ से एकदम अच्छे से 2 साल तक हमने प्रिपरेशन की है। 1 साल तो आप एग्ज़ाम देने भी मान लो, क्योंकि 2023 जैसे 24 के अंदर जैन में एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान जीके का, फिर मई में हुआ था इंग्लिश का, फिर दिसंबर में हुए थे इंटरव्यू, तो 1 साल ये और 1 साल प्रिपरेशन। 2 साल पूरा मन से पढ़ा। बिल्कुल, कितना इसको टाइम जिया है देते थे? लिटरेचर को। हुँ, एक दिन में हुँ। कितने समय पढ़ते थे? मैं टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी कि कितना टाइम मैंने दिया, मुझे ऐसा था कि कब मेरा माइंड सबसे सही चलता है। जैसे कि रात को सोते हुए सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता था कि मैं ल वो ही पढ़ूँ, ताकि वो बातें मेरे दिमाग में रहें और फिर सुबह उठते ही मैं वही चीज़ रिवाइज़ कर लूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं वो रिवाइज़ करती थी, उसके बाद में जब ऐसे लगता था 1-2 घंटे बाद में कि हाँ, ओवरलोड हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, अब इतनी नहीं याद हो रहा है, तो इतने में सुबह का अपना जो भी है फ्रेशन अप होकर, पूजा-वूजा करके और फिर मैं वापस से आती थी तो योगा के साथ में पॉडकास्ट सुन ली मैंने, क्योंकि ये था मुझे कि आप अपनी जो भी सब्जेक्ट है उससे अपने आप को सराउंड रखोगे तो आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। हुँ, क्योंकि इससे पहले मैं वो पर्सन थी जो बहुत रील्स देखती थी, जो बहुत सीरीज़ देखती थी, मूवीज़ वगैरह, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ़ में। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी काम कर रही होती थी कुछ भी कोई अगर नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो कोई नहीं, आप कोई भी नॉवल पढ़ लो। थोड़ा आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। या फिर आप किसी की मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो या फिर कोई भी नॉवल की स्टोरी सुन लो, तो ऐसा करके। अच्छा, टाइम फ्रेम बनाया कोई? टाइम फ्रेम पूरा दिन मतलब जैसे था कि 2-3 घंटे हर एक उस पोर्शन को देना है। तो जैसे राजस्थान जीके है तो उसको एटलीस्ट 3-4 घंटे अच्छे से देना है और जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके अंदर भी अच्छे से 4-5 घंटे देने हैं। तो वो जो थी वो एक सीरियस प्रिपरेशन जिसमें एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होकर एकदम अलग अपनी सिटिंग अपने स्टडी टेबल पे बैठकर और इसके अलावा ऐसा होता था कि मैं रैंडम पढ़ रही होती थी। जैसे कि मैं अपनी दादी से भी बात कर रही हूँ, तो मैं उनको पूरा सुना रही हूँ कि है ना ये तो वो भी मुझे बता रहे हैं कि हाँ, लोक देवताओं की स्टोरी वगैरह उनको बहुत नॉलेज होता है इन चीज़ों का। और जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, अभी जैसे बाड़मेरी प्रिंट हुआ या कुछ और हुआ, तो इन सब के बारे में वो बताते रहते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें मुझे क्यों नहीं पता थी। थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि ये सीबीएसई का डीमेरिट था कि हमने हमारी संस्कृति को नहीं जाना और इन सब चीज़ों को मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। जैसे हम नॉर्मली एक ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हो आप और एक आप किसी राजस्थान के अंदर अंदर जो इतने आर्टिशन्स हैं, इतने लोग हैं, उनकी उनकी कला को आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ मेरा इंटरेस्ट भी रहा। तो ऐसे नॉर्मली भी मैं इसी से जुड़े भी रहती थी। 10वीं में क्या स्कोर था? 10th में मेरे 9.4 सीजीपीए थे और 12th में साइंस में मुझे कम इंटरेस्ट आया था, तब मेरे 73 परसेंटेज थे और फिर मैंने ग्रेजुएशन में 64 मास्टर्स में मेरे 69 परसेंटेज थे और फिर नेट। पीसीएम लेने का फैसला किसका था? आपका, घरवालों का या साथ वाले बच्चों का? ऐसा था मैं अपने घर में फर्स्ट बॉर्न ही सबसे बड़ी थी, हुँ, तो सबने ऐसे बोला कि ना किसमें इंटरेस्ट है? तो मुझे था कि मुझे लिटरेचर में है और मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो सबने आइडिया दिया कि अगर आप ये लोगे तो हर एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई हो सकोगे, तो इसलिए साइंस मैथ्स लो, तो एक प्रिपरेशन बनी रहेगी। तो मैंने साइंस मैथ्स ली और मुझे लगा कि मुझे मैथ्स पसंद है बट फिज़िक्स नहीं अच्छी लगती है मुझे, तो फिर यहाँ से मेरा वहाँ से इंटरेस्ट हटा। अच्छा, 12th में आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, हुँ, 12th करने के बाद में, फिर ड्रॉप नहीं किया और सीधा ग्रेजुएशन किया। हुँ। तो घरवालों ने कहा नहीं ड्रॉप करो, एक बार और ट्राई करो? वो देख चुके थे मुझे 11th-12th में कि मैंने अपनी कोर्स बुक से ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा है। हुँ, तो उनको पता था कि अगर हम जो भी कहेंगे, ये इंटरेस्ट तो ले नहीं रही है और बाकी मेरे घर में ऐसा है कि सबको अपनी मन से करने के जैसे हम 3 बहनें हैं, तो सबने अपनी मर्ज़ी से किया है, किसी का कोई कुछ भी सेम नहीं है। अगर मैंने पीसीएम लिया तो मेरी बहन ने देखा कि इसने पीसीएम लिया है, ड्रॉप किया है, मैं आर्ट्स लूँगी, उसने आर्ट्स लिया। मेरी सबसे छोटी बहन है, उसने देखा कि नहीं आर्ट्स लिया है तो वो अलग ही करेगी, वो पीसीबी लेगी।
वो मास्टर्स उसने इकोनॉमिक्स में किया, वो ऑनर्स जियोलॉजी में, तो सब अपनी पसंद का ही करते हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हाँ, ये प्रेशर नहीं था, ये ज़रूर था कि मुझे जॉब लगना है। मैं हमेशा से कभी ये डिफरेंशिएशन नहीं था कि लड़की हो या लड़का हो, हमेशा पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी मेरे मम्मी-पापा ने भी दी है और दादू-सर से भी मुझे हमेशा से ये पढ़ने का शौक था। तो मुझे ऐसे था कि कहीं न कहीं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आए जहाँ मैं उनको प्राउड मोमेंट दे सकूँ, उनको खुशी हो। अच्छा, आपने कहा मैं सोशल मीडिया पर खूब रही, खूब रील्स देखती थी। यूट्यूब पे थी मैं, सोशल मीडिया पे तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह में नहीं थी। इसके बाद में इंटरव्यू होने के बाद मैंने अपना अकाउंट बनाया। अच्छा, उससे पहले फेसबुक, इंस्टा इस पे नहीं थे? नहीं, इन सब पे नहीं थी। यूट्यूब पे रील्स देखते थे? यूट्यूब पे रील्स देखती थी। फिर आपने ब्रेक लिया इसमें? बिल्कुल, इसमें ऐसा था कि यूट्यूब फ़ीड को मैंने अपना ऐसा बना लिया कि उसमें सब पढ़ाई या मोटिवेशन ही आता था। बाकी सब चीज़ें हैं वो नॉट इंटरेस्टेड। जो उसमें एक ऑप्शन आता है तो मैं क्लिक करती रहती थी। ऐसा था, मेरी बहुत बोरिंग यूट्यूब फ़ीड बन चुकी थी हुँ। इस दौरान। अच्छा, जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे इंस्टा पर तो होते ही होते हैं। हुँ, बीच में ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। हुँ। उससे पहले आप कभी नहीं थे इंस्टा पर? नहीं, मैं कभी नहीं थी। हुँ। मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट भी था, ऐसे लगता था थोड़ी दिखावटी दुनिया है या ऐसे इससे ज़्यादा हमेशा से नॉवेल्स में ज़्यादा शौक था, तो मेरा आधा टाइम वहीं चले जाता था, उन्हें पढ़ने में, उसमें मुझे ज़्यादा मज़े आते थे। बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हुँ। हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं कहूँगी कि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे मैंने अभी इंस्टाग्राम अपना जैसे ही अकाउंट बनाया, मुझे पता है मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, क्योंकि हर एक जो न्यूज़ जो आप देखना चाहते हो उससे रिलेटेड वो आपको इतनी न्यूज़ दिखाता है, इतनी रील्स दिखाता है कि आपका ऐसे मन ही नहीं करता कि उसे बंद करो। तो अब मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि जब अब पीएचडी कोर्स वर्क और उसके चल रहा है मेरा, तो उसके लिए जब अच्छे से तैयारी करनी है, तो मुझे हो सकता है डीएक्टिवेट होकर ही होगा ये काम तो। नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप कर सकते हो मैनेज तो बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ों को साथ में। और अगर मेरे जैसा माइंडसेट है, मेरा ऐसे क्यूरियोसिटी वाला है कि कुछ भी है तो उसके बारे में मुझे जानने की जिज्ञासा रहती है, ये कैसे हुआ? चाहे वो कोई भी नॉलेज हो। तो अब जैसे ट्रैवल वीडियोज़ भी अब मेरे आते रहते हैं न्यूज़ फीड में, तो मैं ऐसे अच्छा ये कहाँ पे है? ज्योतिर्लिंग का आया तो ये कहाँ है? ये कंट्री कहाँ पे है? तो ऐसे करके आप उसमें खो जाते हो, आपको बहुत टाइम चला जाता है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, माताजी? मम्मा हाउसवाइफ़ है। आपने दादोसा और दादीसा का खूब ज़िक्र किया है। जी, मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई हूँ, मैं उनकी मतलब फर्स्ट ग्रैंडडॉटर थी, तो हमेशा से मेरा जुड़ाव रहा है। मेरे दादू साहब मतलब कोरोना टाइम से उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। ओह! तो ये भी था, आप कह सकते हो कि इससे पहले तक थोड़ी ज़्यादा सीरियस नहीं थी मैं इस हर चीज़ को लेके। पर इसके बाद मुझे कहीं न कहीं ऐसे था कि उनको मिस भी करती थी और ऐसा भी लगता था कि हाँ, उनके नाम के लिए उन्होंने जो हमें इतना हमेशा बताया, उनकी जो मूल्य हैं, उनकी जो पढ़ाई है, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो ज़रूरी है कि मैं करूँ कुछ उनके लिए। उनका आशीर्वाद भी था, आप कह सकते हो, फर्स्ट हुँ। अटेम्प्ट में होना। क्या करते थे दादूसा? मेरे दादा साहब वैसे उन्होंने अलग-अलग बिज़नेस ही किया है, या बाकी उन्होंने उस टाइम उस ज़माने में भी उनके पास एलएलबी उन्होंने की हुई थी और अच्छा। एमए इन इकोनॉमिक्स भी किया हुआ था। हुँ। और उसके बाद में मैंने उनको हमेशा ओल्ड वर्ज़न देखा है, तो मेरे वर्ज़न में मैंने हमेशा उनको किताबों के साथ देखा है, चाहे वो कोई मैगज़ीन्स हो या फिर न्यूज़पेपर हो या पॉलिटिकल डिबेट्स हो, हम ऐसे करते रहते थे कि अभी क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, ये कैसे है? वो भी ऐसे बताते रहते थे कि है ना, पहले का समय ऐसा था कि जब पर्दे में लोग रहते थे, अब वक़्त चेंज हो रहा है, वक़्त के साथ बदलना चाहिए। तो उनकी बहुत सी सीख है जो हमेशा साथ रही है इस प्रिपरेशन में भी। जैसे इसमें इंग्लिश लिटरेचर में थ्योरी पोर्शन लोगों को सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें सारे जो फ़िलॉसफ़ी वाले थॉट्स होते हैं, और वो मेरे लिए मेरा फ़ेवरेट था, क्योंकि ये बातें हम हमेशा करते रहते थे, चाहे वो मार्क्सिज़्म पे हो, चाहे वो कि कैपिटलिज़्म पे हो, तो ये सब जो वो डिस्कशन मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी मेरे लिए यूज़फुल रहा। तो मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट भी यहीं से डेवलप हुआ है। बिल्कुल, उनसे हुँ। मेरा कनेक्शन था बातें करना, और उनसे हमेशा मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिली है। कि उस ज़माने में वो एलएलबी थे। उस हुँ, ज़माने में तो जनरली 10वीं पास भी नहीं होते थे। हाँ, तो ये एक बड़ी बिल्कुल। बात थी और मुझे लगता है आपके लिए बड़ी हुँ, फ़ायदे की चीज़ भी रही। बहुत। हुँ। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर मम्मी-पापा अपने कामों में बिज़ी होते हैं, उनके पास इतना वक़्त नहीं होता। बट बचपन से आप सबसे ज़्यादा जिनके साथ वक़्त गुज़ारते हो वो आपके दादा-दादी होते हैं।
तो यहाँ से हमेशा लगाव भी ज़्यादा रहा है और ये भी ज़्यादा रहा है कि इनसे सीखने को मौका मिला। मैं इंग्लिश की बुक्स उन्हें बताती थी कि ना ये बहुत अच्छी है, इसकी स्टोरी ऐसी है, और वो मुझे हिंदी की बताते थे। विवेकानंद के बारे में हुआ या कोई और जो पत्रिका हुई उससे रिलेटेड कि ये पढ़ो। उस टाइम मुझे भगवद गीता का भी कहते थे, बट तब मुझे नहीं इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। पर आप कह सकते हो उनके जाने के बाद में ये इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट आया मुझे लाइफ़ में। आपका फेवरेट राइटर कौन है? एक जने को चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही हूँ मैडलिन मिलर या जो भी कॉमन राइटर्स, फ़ेमस राइटर्स होते हैं, मैं उनकी बुक्स पढ़ती रहती हूँ। जैसे अभी एक सेपियंस बुक बहुत फ़ेमस हो रही थी, ह्यूमन एक्जिस्टेंस के बारे युval में। युवा हरारी। हाँ, तो वो मैंने पढ़ी, एक नया पर्सपेक्टिव मिला उसमें हमारे बारे में। इसके अलावा इंडियन राइटर्स को भी पढ़ती हूँ, किरण देसाई या हिंदी सब। राइटर को पढ़ते हो? हिंदी राइटर्स को जब तक वो थे तब तक उनकी मैगज़ीन्स पढ़ती थी, थोड़ा बहुत विवेकानंद वगैरह को, अब हुँ। तो काफ़ी कम। बाकी मुझे उसमें ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़ने का भी शौक है, तो वो भी मैं पढ़ती थी। अच्छा, आपका मीडियम कंप्लीट इंग्लिश रहा। हिंदी में हुँ, आप कंफर्ट हो? हाँ। उतना ही जितना इंग्लिश में? आप इतना तो नहीं कह सकती हूँ, जैसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हिंदी यूज़ करते हैं, लेकिन जो हिंदी के टेक्निकल शब्द होते हैं, तो वो मुझे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। हुँ। तो वो भी एक डिफ़िकल्टी थी क्योंकि राजस्थान का मटीरियल मोस्टली अच्छा हिंदी में ही होता है। आपका कोई फेवरेट कोटेबल कोट है? बिल्कुल, मेरे रूम के अंदर लगा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वो मैंने अपनी मोटिवेशन के लिए लगाया हुआ था कि वुड्स या फॉरेस्ट या जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रॉमिसेस है, कुछ वादे हैं जिन्हें पूरा करना है, उससे पहले नींद नहीं लेनी, उससे पहले आराम नहीं लेना। इसको कितने बार पढ़ते थे दिन में? ये मेरे जस्ट टेबल के आगे लगा हुआ था, तो हमेशा इस पे नज़र जाती थी मेरी। जब भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट होने का मन होता था, हमेशा वहाँ ध्यान चले जाता था अपने कि आप? बाद में कर लेंगे ये सब, पहले ये। इस जर्नी की यदि मैं बात करूँ, तो आप हुँ। क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले तो अपनी फैमिली को देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हर कभी भी मुझे अगर स्ट्रेस हुआ या एंग्ज़ायटी हुई तो उनसे बात करके या उनके मोटिवेशन से सब एकदम एक पॉज़िटिविटी मिली। जी। और दूसरा मैं भगवान को देना चाहूँगी, महादेव को। तो हमेशा उनका भी मेरे घर के पास में प्राचीन मंदिर है, जो लालेश्वर महादेव मंदिर। तो हमेशा मैं वहाँ जब भी गई हूँ, मुझे बहुत पॉज़िटिविटी मिली है। जब भी आप कह सकते हो दादू सर की डेथ के बाद मेरे नानो सालिसा की भी उसी दौरान हुई थी। तो उस दौरान भी एक लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ था जब मैं थोड़ी-सी निराश थी या दुखी थी। तो वहाँ मिलकर एक पॉज़िटिविटी, एक जो सुकून मिला, तो वो हमेशा मेरे लिए यूज़फुल रहा। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था उस दिन भी मैं मंदिर गई हुई थी। बस सोमवार था उस दिन भी, मंडे, तो मंदिर जाके ही आई थी मैं भगवान से कि जो भी हो भगवान रिज़ल्ट दे दो, अच्छा या बुरा हो, ताकि पता चले आगे लाइफ़ में क्या करना है। क्योंकि कहीं न कहीं डर रहता है रिटर्न में अच्छा स्कोर होने के बाद भी कि होगा या नहीं। किसका फ़ोन आया? फिर ऐसा था कि मेरे मम्मी-पापा घर पे थे ही नहीं, मेरे दादी से ही थे सिर्फ़ घर पे और मेरी छोटी बहन। तो मैं अपने पीएचडी गाइड से बात कर रही थी, इसी दौरान मेरी फ्रेंड का 3 बार फ़ोन आया। तो मुझे लगा वो बार-बार कट करके कॉल कर रही है तो पक्का रिज़ल्ट आया होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार आपसे बाद में बात करती हूँ। और फिर उसने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है और मैंने अपना नाम देखा, मैं ऐसे एक बार के लिए यकीन नहीं हुआ। फिर मेरी बहन, "पक्का हो गया, पक्का?" मुझे दे मैंने कहा, "ठीक है, देख ले, तू भी देख ले।" हुँ। तो उसने फिर देखा, चेक किया कि हाँ, मतलब ये हुआ, फिर एकदम खुशी हुई। बस चाय के साथ में ही सीधा अपनी दादी सा के गले लगी मैं। उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्हें भी मैं ऐसे पूछती रहती थी कि पता नहीं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना वक़्त इसमें लगा रही हूँ, कुछ इसका रिज़ल्ट भी निकलेगा या ये ऐसे ही वेस्ट जाएगा? तो वो भी हमेशा बोलते थे, "नहीं, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, बस अपना बेस्ट दे।" तो ऐसे करके उनसे बाद फिर मम्मी-पापा को फ़ोन किया जी। और इतने में सब घरवालों के वग़ैरह के आने लग गए। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आपकी जर्नी लंबी है। हुँ। 2021 से मोटा-मोटी तैयारी मान लो। नेट हाँ, की जब तैयारी, मैं एमए कर रही थी तब से मैंने। तब से आप नेट हुँ, की तैयारी कर रहे हो। हुँ, जर्नी लंबी है। हुँ। इस पूरी जर्नी में कभी ये सोचा कि ठीक है, छोड़ते हैं, बहुत लंबा है, पार नहीं पड़ेगी, ऐसा कभी ख़्याल आया मन में? बिल्कुल ऐसा ख़्याल आता है कि ये सही है, इसमें होगा भी क्या? हम इतना वक़्त इसको दे रहे हैं, क्या दूसरे को एग्ज़ाम फ़िल करने चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि एकदम आइडियलिस्टिक बन के बस नहीं यही करना है और कुछ नहीं करना। तो ये हमेशा रहा है मुझे।
लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट का है, तो इसमें मैं अपना बेस्ट दूँगी। और जब भी ऐसा निराशा हुई कि होगा या नहीं होगा या स्ट्रेस फ़ील हुआ, तो मैं अपनी मम्मी से बात करती थी, अपने पापा से बात करती थी। तो उनसे बात करते वो ऐसे मोटिवेट करते थे हमेशा कि नहीं, अपना बेस्ट दो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो होना है इस कहीं न कहीं हमेशा आपकी मेहनत काम आएगी, जो पढ़ा है वो काम आएगा। और जब कई बार बहुत ज़्यादा निराश होती थी, तो मम्मी ऐसे एक्सट्रीम मोटिवेशन देने लग जाते थे। मम्मी ऐसे मैं उनको बताती रहती थी, राजस्थान हिस्ट्री के भी कई किस्से मैं उनसे डिस्कस करती थी ऐसे कि ऐसा हुआ, आपको पता है क्या इसके बारे में? तो वो मुझे बोलते थे, इतना तू मुझे बताती है, राजस्थान हमेशा योद्धाओं की भूमि रही है। तो योद्धा जब जाते थे, ये थोड़ी सोचते थे कि वो हारेंगे या जीतेंगे। वो तो केसरिया पहन के यही सोचते थे, बस अपना सर्वोच्च, अपना बेस्ट देना है, तो वही कर। तो हाँ, ये मोटिवेशन हमेशा रहा कि सही है कि अब हारेंगे या जीतेंगे जब लोग इतना कर अपना बेस्ट दो। हुँ। अच्छा, आपकी जस्ट छोटी सिस्टर है, वो क्या करती हैं अभी? मेरी जो छोटी सिस्टर है, वो भी अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है। उसकी मास्टर्स अभी हुई है इकोनॉमिक्स में। हुँ। और उससे छोटी है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो आप दोनों बहनें साथ पढ़ती थी? नहीं, हमारा पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। वो अच्छा। एकदम किताबों से पढ़ती है, मतलब एकदम उसको नोट्स चाहिए, एकदम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहती है। और मेरा ऐसा है कि ऑनलाइन भी मेरी पढ़ाई काफ़ी हुई है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अगर स्पॉटिफ़ाई हो, तो उसके अंदर भी मैं, जैसे कल्याणी मैम का मैंने बताया, तो उनकी भी पॉडकास्ट है, कुछ और हो, तो मैं हमेशा इन डिजिटल माध्यम से भी हमेशा जुड़ी रही हूँ। या फिर मेरे फ्रेंड्स हो, ग्रुप हो ऑनलाइन, और वो अकेले पढ़ना पसंद करती है। मनस्विता ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ये अंतिम गोल था या इससे आगे और कहीं जाना भी है? ये हमेशा से मेरा इंटरेस्ट था हुँ। कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। अब ऐसा होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ना, आपने कर लिया, अब यूपीएससी करो, ये करो। तो ऐसे लगता है कि ठीक है, एक बार के लिए सोचेंगे, अगर कभी सच में मन हुआ, तो ही मैं इसके लिए करूँगी। ऐसे नहीं है कि लोगों ने कहा है तो करना है, अभी कोई मन नहीं है। अभी नहीं है। तो मनस्विता, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। आपने जो जानकारियाँ साझा की है उससे एस्पिरेंट्स को खूब फ़ायदा मिलेगा। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर।